नमस्कार दोस्तों, कम्युनिटी टैब पर मैंने एक पोस्ट की थी ये वाली, जिस पर मैंने आप सभी से ये क्वेश्चंस पूछे थे कि आप सभी अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जिसके आंसर में मैं एक Q&A वीडियो बनाऊंगा। तो इसीलिए आज की ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसके मैं आंसर्स करूंगा। और अगर आप में से बहुत लोग क्वेश्चंस नहीं भी कर पाए हो तो भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जिससे आपको भी कोई ना कोई आंसर जरूर मिलेगा इस वीडियो से। तो आते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मालती गोदीवाल जी ने पूछा है, मुझे मेरी शादी जल्द से जल्द मैनिफेस्ट करनी है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग और दोनों फैमिली की ब्लेसिंग के साथ। जल्द ही मुझे शादी की शॉपिंग करने की एक्साइटमेंट है अपने एसपी के साथ। थैंक यू भाई। तो मालती जी, यहाँ पे 2 या 3 चीजें जो होती है वो आप कर सकती हो। सबसे पहले तो जब आप अपनी कोई डिजायर को मैनिफेस्ट करने जाओ और उस चीज को लेकर के अगर आपको बहुत जल्दी हो तो कई बार फिर वो चीज रेजिस्ट करने लगती है। अब जल्दी का मतलब हमेशा रेजिस्टेंस नहीं होता। एक जल्दी होती है एक्साइटमेंट की, जैसा कि आप कह रही हो। एक जल्दी होती है कि उम्र निकल रही है, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। दूसरी वाली में तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। पहली वाली में देखा जाए तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि ये चीज पहले से दूसरे वाले स्टेज पे ना जाए। और अगर आपको रेजिस्टेंस का बेसिक मीनिंग नहीं पता है तो रेजिस्टेंस का मतलब वो थॉट्स होते हैं और वो फीलिंग्स होती है जो आपको आपके डिजायर से दूर कर देती है। जैसे ये एक्साइटमेंट वाली फीलिंग है, यहाँ पे ये आपको आपके डिजायर के नजदीक लेकर के जाती है। तो इसको आप कह सकते हो कि अपने डिजायर के साथ अलाइन करना। और वहीं दूसरी तरफ एज निकल रही है, मुझे मैरिज करनी है, जल्दी है, ये चीज आपको आपके डिजायर से दूर करती जाती है, तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये हो गई पहली चीज कि एक्साइटमेंट रहनी चाहिए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो चीज आपने कही कि आपको शॉपिंग भी करनी है अपनी मैरिज को लेकर के, तो इस जगह पर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं एक्ट एज इफ टेक्निक। एक्ट एज इफ टेक्निक का बेसिक मतलब यही है कि आप अगर कोई चीज अपनी लाइफ में चाहते हो तो उस चीज को अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लो तो आपकी लाइफ जिस तरीके की हो जाएगी उस तरीके की लाइफ अभी से थोड़ी बहुत जीना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पर आपकी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो आप किसी ऐसे पर्सन से मैरिज करना चाहती हो जिनको आप ऑलरेडी जानती हो, तो यहाँ पर एक्ट एज इफ आप इस तरीके से यूज कर सकती हो कि आप अपने पार्टनर को जानती हो। तो अगर आपने कभी कुछ सोचा हो अपने लाइफ में कि अगर इन फ्यूचर मेरे हस्बैंड होंगे तो मैं उनके लिए ये चीज करूंगी या ये चीज उनको खरीद के दूंगी, उनपे ये चीज ज्यादा अच्छी लगेगी। बेसिकली छोटे छोटे जो गिफ्ट्स होते हैं वो आप उनके लिए खरीद सकते हो और उससे उनको चाहो तो आप दे दो या फिर चाहो तो अपने पास ही रखे रहो कि मैरिज वाले डे पे गिफ्ट करूंगी, इस तरीके से। और दूसरा, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक्टिंग एज इफ का अगर आप देखोगे तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि जब मेरी शादी हो जाएगी और मैं एक न्यू घर में चली जाऊंगी तो पेरेंट्स के साथ उठने बैठने का मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि मैं एक न्यू फैमिली में रहूंगी। तो इस तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी फैमिली को लेकर के आपकी अप्रिसिएशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और भी बढ़ेंगे। और जो भी रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपको नजर आती है कि आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो वो चीजें रिलीज होती चली जाएंगी। और तीसरा जो आपको करना है वो एफर्मेशन का आप यूज कर सकते हो, रोबोटिक एफर्मेशन। वो एफर्मेशन है, मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ हम दोनों के पेरेंट्स की मर्जी और आशीर्वाद के साथ हो चुकी है। थोड़ी सी लंबी है एफर्मेशन, लेकिन आप इसको एक जगह पे लिख के रख लीजिएगा, चाहे आप नोट्स पे भी फोन के लिख सकते हो। और इसको आपको डेली रिपीट करते रहना है, यानी जितनी बार हो सके आप उतना रिपीट कर सकते हो इसको। और अगर आपको रोबोटिक एफर्मेशन के बारे में ज्यादा नहीं पता है कि कैसे यूज करते हैं तो ये ऊपर राइट में जो आपकी वीडियो आ रही है इसको आप देख लीजिएगा। तो अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कार्गो कजन ने। क्वेश्चन है, हाय भैया, मैं अपनी लाइफ में स्टक फील कर रही हूँ, कुछ भी मैनिफेस्ट होता नजर नहीं आ रहा है, जो सोचती हूँ उसका उल्टा ही होता है, क्या करूँ? अब ये सिचुएशन देखोगे तो बहुत लोगों की लाइफ में आती है जहाँ पर आपको लगता है कि आप स्टक हो चुके हो और कहीं मूव नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर एनर्जीज के हिसाब से देखा जाए तो एनर्जीज कभी स्टक नहीं होती, यानी या तो आप अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हो या तो आप अपनी लाइफ को और खराब कर रहे हो। और अगर आप स्टक की फीलिंग में आ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उस जगह पे अपनी लाइफ को और ज्यादा खराब कर रहे हो। अब इस इमोशन को जो अभी आप अपने अंदर जी रहे हो ये रेजिस्टेंस है। अब जब लाइफ में बहुत सारी चीजें एक साथ नेगेटिव होती है या फिर पूरी लाइफ एक बार में नेगेटिव होती चली जाती है तो ऐसे टाइम पे कोई प्रोसेसेस भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होते, ना ही आपका मन भी कर रहा होता है उन चीजों को करने का। अब क्योंकि थॉट्स है, थॉट्स तो आपके माइंड में आते ही रहेंगे, क्योंकि एक दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। अगर आप उसको चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं करते तो वो उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे और लाइफ को और भी ज्यादा खराब करते चले जाएंगे। इस जगह पे सॉल्यूशन ये होता है कि जब नेगेटिविटी चारों तरफ से आपको घेरे हो और आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे, ऐसे टाइम पे थॉट्स को रिलीज किया जाता है। अपने मन को जितना शांत हम करते हैं, क्योंकि एक देखा जाए तो मन हमेशा शैटर करता रहता है, यानी कुछ ना कुछ बोलता रहता है मन ही मन में। अब इसका जो फ्लो
होता है ना, ये फ्लो आप कम करते चले जाओगे तो आपकी रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि जब आप एक पैटर्न में फंस जाते हो और स्टक हो जाते हो तो ये थॉट्स का मोमेंटम बहुत फास्ट हो जाता है, एकदम एक नेगेटिव वे में सोचते चले जाते हैं और फिर हमें समझ में भी नहीं आ रहा होता। तो ऐसे टाइम में इस फ्लो को स्लो करना होता है ताकि पहले से आप कम नेगेटिव फील करो। जब आप कम नेगेटिव फील करते हो फिर आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाते हो। तो इस जगह पर सबसे बेस्ट मेडिटेशन ही होता है, क्योंकि मेडिटेशन के अलावा कोई दुनिया में दूसरा प्रोसेस नहीं है जो आपके माइंड को इमीडिएटली शांत कर सके, क्योंकि सोच तो रहा ही है माइंड, अब पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा, तो पॉजिटिव सोचने वाले जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो आप नहीं कर पाओगे ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ पे मेडिटेशन से ही उसके फ्लो को कम किया जाता है, नेगेटिव थॉट्स के फ्लो को। तो मेडिटेशन भी अगर आप देखोगे तो प्रेशराइज करके खुद को नहीं किया जाता। अगर आपको लगता है कि आप मेडिटेशन के लिए इस वक्त रेडी नहीं हो तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखो, या अगर आप बुक्स पढ़ना पसंद करते हो तो सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ो, और उसी से आप देखोगे कुछ दिन में आप अच्छा फील करने लगोगे। जब आप अच्छा फील करने लगोगे थोड़ा बहुत, फिर आप मेडिटेशन स्टार्ट करो। अब चाहे आप स्टार्टिंग में 1 मिनट मेडिटेशन करो चाहे 2 मिनट करो, वो आपके ऊपर है। प्रेशराइज किसी तरह का नहीं है कि आपको इतना ही करना है। जैसे 15 मिनट्स आइडियली बोला जाता है कि मेडिटेशन को करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही 15 मिनट करो। जरूरी ये है कि आप मेडिटेशन करो। और मेडिटेशन के अलावा अगर कोई दूसरा प्रोसेस इस जगह पे आपको हेल्प करता है तो वो होता है सब्लिमिनल। अब सब्लिमिनल में जो म्यूजिक होता है वो थोड़ा लाइट होता है, यानी एम्बिएंट म्यूजिक उसमें यूज होते हैं। अब मैं यूट्यूब वाले सब्लिमिनल्स की उतनी बात नहीं कर रहा, जो कि मैं स्टार्टिंग में जो मैंने सब्लिमिनल्स बनाए थे उसमें जो म्यूजिक था वो एम्बिएंट था, जैसे नेचर साउंड वगैरह होती है या रेनफॉल की आवाज होती है उस तरीके की। बाद में मैं म्यूजिक यूज करने लगा कॉपीराइट की वजह से। तो वो सब्लिमिनल जो होते हैं, एक तो मैंने अपने पुराने चैनल पे डाला था सेल्फ लव का, और इस चैनल पे भी होगा सेल्फ लव का। तो वो सब्लिमिनल आपको उस जगह पे हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसमें जो म्यूजिक होता है वो आपको रिलैक्स कर देता है। और जब आप सब्लिमिनल सुनते हो और सुनते वक्त अगर आप अपना माइंड उस काम वाले म्यूजिक पे रखोगे तो आपका माइंड रिलैक्स होना जल्दी स्टार्ट करेगा। जस्ट ये है कि ओवर यूज उसको मत कीजिएगा। कई बार आपको लगता है कि हम ज्यादा सब्लिमिनल सुनेंगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो जाता है कि जितना ज्यादा आप उसको करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा वो आपको रेजिस्ट करेगा। और यही देखोगे तो जो आपके क्वेश्चन में भी था कि जो भी हम सोचते हैं फिर उसका उल्टा क्यों मैनिफेस्ट होता है, वो इस नेगेटिव मोमेंटम की वजह से होता है। और इसके अगेंस्ट जब हम पुश करने के लिए बहुत हार्ड ट्राई करते हैं तो बहुत सारे प्रोसेसेस कर लेते हैं जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, उसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशन उलट पुलट होने लगती है। रिकमेंडेशन यही होगी कि आप स्टार्टिंग में वीडियोस देखिए या सब्लिमिनल सुनिए, और धीरे धीरे जब आपको लगे आप बेटर फील करना स्टार्ट कर रहे हो आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो ये ऊपर राइट स्क्रीन वाली वीडियो पे क्लिक करके उसे देख लीजिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रचना जी ने। क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है सब ठीक ठाक चल रहा है और अचानक कुछ लोग आपको हर्ट कर दे, जिससे अब आप उनसे बात करने या साथ में रहना पसंद नहीं करते। बट इट्स ओके अगर ये होता है तो, पर जब वो हर्ट करते हैं तब बहुत बुरा लगता है और बहुत सारे थॉट्स आते ही रहते हैं और कंडीशन फिर वर्स्ट लगने लगती है। अब इसका अगर मैं आपको बहुत सिंपल आंसर करूँ ना, तो सबसे सिंपल आंसर इस जगह पे ये होता है कि कई बार हम वीक हो जाते हैं अपनी लाइफ में अपनी डिजायर्स को लेकर के, या कई बार हमको लगता है कि हम एनर्जी को बहुत ज्यादा स्लो कर लिए हैं। एक पुश हमारे अंदर से खत्म होने लगता है, जो हमारे अंदर एक आग होती है अपनी डिजायर को लेकर के कि मुझे ये चीज मेरी लाइफ में चाहिए या इस तरह की लाइफ चाहिए। और इन चीजों को छोड़ करके, यानी ये जो इंपॉर्टेंट चीजों की बात की, डिजायर्स की, इनको छोड़ करके हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स में या किसी ऐसे क्लोज पर्सन के साथ, जहां पर फिर हमें उसके साथ रहना ज्यादा पसंद आने लगता है, उनका साथ होना ज्यादा इंजॉयबल लगने लगता है। फिर ऐसे में होता ये है, अब देखोगे तो किसी के साथ भी क्लोज रहना या किसी से भी अच्छी फ्रेंडशिप रखने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन होता यह है कि हम कई बार अपना सोर्स ऑफ अलाइनमेंट ही सामने वाले पर्सन को बना लेते हैं। जैसे अलाइनमेंट में रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, अलाइनमेंट में रहने के लिए आपको खुश रहना होता है कि आपको जो चीज में खुशी मिलती है आप वो चीज ज्यादा करते हो, आप अलाइंड होते चले जाते हो। लेकिन जब इसका सोर्स आप ना रह करके कोई दूसरा पर्सन होता है तो आप उस पर डिपेंड हो जाते हो। फिर वो जिस तरीके से आपके साथ बिहेव करता है तो आप वैसा फील करते हो। वो अगर आपके साथ अच्छा करेगा या अच्छा करेगी तो आप अच्छा फील करोगे, नहीं करेगा या नहीं करेगी तो आप बुरा फील करोगे। फिर एक टाइम आता है कि आप इमोशनली सामने वाले पे डिपेंड हो जाते हो, फिर एट द एंड वो जाके टूटता ही है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस इतनी बनी जाती है। और ये आप समझ लो रेजिस्टेंस का काम ही है चीजों को तोड़ना और अलाइनमेंट का काम है चीजों को जोड़ना। तो सोर्स, गॉड या यूनिवर्स इस वक्त आपको इसीलिए अलग करता है उस पर्सन से या उस सिचुएशन से या उस जगह से, ताकि आप ये रियलाइज कर सको कि आप अपनी लाइफ के जिम्मेदार खुद हो, आपको अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेनी चाहिए।
अपने इमोशंस के लिए किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे जब आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कर लेते हो तो जो भी रिश्ता चाहे आपका टूटा हो, अगर आप उस चीज को अपनी लाइफ में चाहते हो तो वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। चाहे वो फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप हो, पार्टनर के साथ हो, स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो, किसी के साथ भी हो। और एक ये भी होता है कि जब आप अपने अराउंड उस नेगेटिविटी वाले ऑरा को क्रिएट कर लेते हो तो कोई भी पर्सन आपके अराउंड नहीं रह सकता। अब इस सिचुएशन में दो चीजें हो सकती है, या तो आपका ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है या तो सामने वाले का बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। और अगर सामने वाले का बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो आपको लगेगा कि नहीं, आपकी तो कोई गलती नहीं है, फिर भी आप उस जगह से निकल गए। तो इस चीज को ऐसे समझा जाता है। और अगर लगता है कि नहीं, उस पर्सन से तो आप निकल गए, चलो उसकी नेगेटिविटी है, लेकिन अगर आपके अराउंड सारी जगह पे ये चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं देखना है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारे अंदर है, जो हम उस चीज को अपनी लाइफ में रीअट्रैक्ट कर रहे हैं बार बार। तो जब हम उस चीज को समझ जाते हैं तो हमारी लाइफ में से ये चीजें रिलीज होनी स्टार्ट होती है। तो फिर चाहे कोई नेगेटिव ऑरा वाला पर्सन भी हो तो आप अपने ऑरा को इतने पॉजिटिव बना लेते हो तो उसकी नेगेटिविटी भी आपके थ्रू खत्म होने लगती है। और इसी क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन भी था, ये वाला जो सारिका भाटिया जी ने पूछा था, तो उसका आंसर भी सेम ही है जो मैंने अभी रचना जी वाले क्वेश्चन का आंसर किया। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पैसीफ्लोरा ओम की तरफ से। क्वेश्चन है मेडिटेशन के बाद जो फ्रस्ट्रेशन और एंगर आता है उससे कैसे डील करें। और साथ ही में सेकंड क्वेश्चन है, अगर मैनिफेस्टेशन होती है कई बार तो मेरे साथ ये होता है कि वो वापस फिर से सेम पहले वाली सिचुएशन हो जाती है, ऐसा क्यों होता है और क्या करूं इसमें। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है कि जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है वो बाहर आनी स्टार्ट होती है। तो बस इसी वजह से ही आपको परेशानी होती है, स्टार्टिंग में एंगर और फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन वो एंगर और फ्रस्ट्रेशन अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हो कि मान लीजिए आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, आप उस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते, ना ही सामने वाला पर्सन आपको छोड़ना चाहता है, लेकिन आप इस बात को जानते हो कि आप उस पर्सन के साथ अगर रह रहे हो तो लाइफ टाइम आपको वो परेशानी देता रहेगा और आपकी लाइफ को हमेशा खराब करता रहेगा। अब वो पर्सन बहुत ज्यादा डेस्परेट है, बहुत ज्यादा एकदम आप समझ लो कबीर सिंह है सामने से, या सलमान खान है तेरे नाम वाला, ये परफेक्ट रहेगा तेरे नाम वाला राधे भैया, आप उसको समझ लो। अब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको इस रिलेशनशिप को छोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस बात को राधे भैया ने समझ लिया है। अब राधे भैया नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में उस पर्सन को यानी राधे भैया को आप छोड़कर चले जाओ, ये राधे भैया नहीं चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे राधे भैया, आपकी सारी चीजों पे ध्यान रखेंगे। आप कुछ भी करने जाओगे वो आपको परेशान करेंगे, आप कुछ अच्छा करने जाओ बिगाड़ेंगे। तो इस तरीके से आप समझ लो कि तेरे नाम वाले जो राधे भैया है वो आपके नेगेटिव थॉट्स है और मेडिटेशन जो आपका है वो आपका एक न्यू पार्टनर है। अब न्यू वाले रिलेशनशिप को आप इस तरीके से देख सकते हो कि आप जब मेडिटेशन में जा रहे हो, यानी मेडिटेशन को आप एक समझ ले एक न्यू पर्सन है और वो टॉक्सिक पर्सन जो है वो तेरे नाम का राधे भैया। अब वो अपनी तरफ से हर वो कोशिश करेगा कि आप उस पर्सन की तरफ ना जाओ, उसी के साथ रह लो। उस कुछ समय तक वो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, इवन बोलेगा कि ये मेडिटेशन छोड़ दो, यानी उस पर्सन को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ अब कभी गलत नहीं करूंगा। तो ऐसे में क्या होता है, अब उस पर्सन का बिहेवियर है, आप मेडिटेशन को अगर छोड़ देते हो तो कुछ टाइम तक वो पर्सन आपके साथ अच्छा रहेगा, यानी राधे भैया कुछ टाइम तक आपके साथ सही से रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेशन ब्रेक कर दोगे और मेडिटेशन से आप वापस पीछे की तरफ आ जाओगे, राधे भैया अपनी रियलिटी आपको वापस दिखानी स्टार्ट कर देंगे। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि हाँ, राधे भैया एक साइड है, दूसरी तरफ एक न्यू पर्सन है। आपने ये डिसाइड कर लिया है इस पर्सन को छोड़ने का, अब ये पर्सन पूरी कोशिश लगा देगा कि आप न्यू वाले पर्सन की तरफ ना जाओ। अब आपके पास क्या है, आपके पास डिसीजन है, चॉइस है। अगर आप मेडिटेशन को छोड़ करके राधे भैया को चूज कर लेते हो तो राधे भैया आपको जिंदगी भर परेशान कर देंगे। लेकिन अगर राधे भैया से थोड़ा सा परेशान हो करके भी आप ये डिसीजन रखते हो कि नहीं, मुझे मेडिटेशन ही करना है, मुझे इस न्यू पर्सन के साथ ही जाना है, तो एक टाइम आएगा राधे भैया परेशान हो जाएंगे, खुद आपको छोड़ के चले जाएंगे या आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो और आपको एंगर और फ्रस्ट्रेशन उस वक्त अगर ज्यादा आए तो आप समझ जाना कि ये राधे भैया वाली चीज हो रही है। तो इस जगह पर आप उसको चेंज कर सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पर जो फ्रस्ट्रेशन एंगर बढ़ता है वो टाइम के साथ साथ फिर आपका खत्म भी हो जाता है अगर आप मेडिटेशन को कंटिन्यू रखते हो तो। और इस जगह पर मैंने एक वीडियो देखी थी रेवती दीदी की, उनके चैनल पर थी, आप टाइप करोगे समुद्र मंथन वीडियो रेवती स्कूल यानी रेवती सोल स्कूल की समुद्र मंथन वाली वीडियो, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। उस वीडियो में रेवती दी ने समुद्र मंथन की स्टोरी के साथ बताया था कि क्यों मेडिटेशन से नेगेटिविटी आती है और कैसे आप उसको डील कर सकते हो। मेरी मेडिटेशन वाली जर्नी में उसी वीडियो ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो अभी वीडियो देखोगे तो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है और अभी मैं नेक्स्ट और 2 ही क्वेश्चन लूंगा, फिर उसके बाद घबराने वाली बात नहीं है,
आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी के मैं आंसर्स आने वाली टाइम की वीडियोस में करूंगा, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज्यादा थे, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे और सभी को अगर मैं एक एक मिनट अगर शॉर्ट में समझाऊं तो हो सकता है ना समझ पाओ आप। तो इसीलिए मैंने थोड़ा डिटेल्ड में बताया है वीडियो में, जिसकी वजह से क्वेश्चंस मैं थोड़े कम रख पाया हूँ। लेकिन इस वाली सीरीज के तौर पे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। जितने क्वेश्चंस आपके होंगे, चाहे अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। मैं वापस कम्युनिटी पोस्ट से भी कमेंट्स ले लूंगा और इसमें से भी कमेंट्स आपके यानी क्वेश्चंस ले लूंगा और इसको मैं सीरीज में कंटिन्यू करता रहूंगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नम्रता राज जी का। उन्होंने पूछा है, एक बात और, विजन बोर्ड में अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ कौन सी पिक लगाएं शादी के लिए, क्योंकि शादी वाली पिक तो होगी नहीं, साथ वाली पिक लगाकर एफर्मेशन लिख सकते हैं क्या। आप देखा जाए तो विजन बोर्ड में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके घर में कोई है या देख लेगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बेसिकली अगर आप छुपा कर रखना चाहते हो लेकिन आपको विजन बोर्ड में भी उस चीज को लगाना है तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। जस्ट विजन बोर्ड का ये होता है कि आप जब उसको देख रहे हो, आपकी नजर जा रही है, तो वो चीज आपके माइंड में बैठनी चाहिए जिस पिक्चर को आपने लगाया है, उसका रीजन आपके माइंड को पता होना चाहिए। तो अगर आप डायरेक्टली नहीं भी लगा रहे हो अपने पार्टनर के साथ अपनी फोटो, तो आप उसको थोड़ा मॉर्फ करके या थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी आप उसको लगा सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के साथ, अगर आप अपने पार्टनर के साथ जब आप उनके साथ मैरिज कर लो, शादी के बाद अगर आपको कहीं ड्रीम हो कि मुझे कहीं ऐसी जगह पे घूमने जाना है, और वो बेसिकली अगर वो ऐसी जगह है जहाँ पे जैसा होता है ना मन्नत के तौर पे कि मैं उस जगह पे जाऊंगा तो शादी करने के बाद ही जाऊंगा, तो वैसे टाइप की अगर कोई जगह है तब तो और भी अच्छा है। अगर वैसी कोई मन में जगह नहीं है तो आप ऐसी कोई जगह डिसाइड कर लो पहले ही कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने पार्टनर के साथ उस पर्सन मतलब उस जगह पे मैं जरूर जाऊंगी। अब मान लीजिए वो जगह कोई मंदिर हो सकता है या फिर हो सकता है कोई फॉरेन कंट्री हो सकती है या कोई भी आपका ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकता है, तो उस टेम्पल की आप फोटो लगा सकते हो या फिर आप उस कंट्री की कोई भी फेमस जगह पे आप फोटो लगा सकते हो जहाँ पे मोस्टली लोग फोटोज क्लिक करते हैं। जैसे यूएसए में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सिंगापुर में वो लायन वाला है, ऑस्ट्रेलिया में वो जो लोटस वाली बिल्डिंग है। इस तरीके से आप चीजों को लगा सकते हो। इससे होगा ये कि आप अपने विजन बोर्ड में चीजों को लगा भी लोगे, उसका मीनिंग आपको पता रहेगा, बाकी लोगों को नहीं पता रहेगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिवन जी ने। शिवन जी का क्वेश्चन है, सिंपली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इजी, लाइक अट्रैक्ट लाइक, दैट्स मीन स्टेट ऑफ बीइंग चेंज इनटू योरसेल्फ, बट कैन यू एक्सप्लेन। मैं कर्म को नहीं मानता लेकिन इतना जानता हूँ पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर होता है, लेकिन पूछने वाली ये बात है कि बचपन से अब तक की जो प्रोग्रामिंग है उसे तोड़कर यूनिवर्स से अलाइनमेंट में कैसे आए। बिकॉज मैंने टेक्निक की बट खुद ही मुझे इम्पल्स आई कि टेक्निक नहीं करनी, लेकिन मेडिटेशन में रिलीफ मिल रहा है। तो मुझे बचपन से अब तक की जो प्रोग्रामिंग है बाहर लोगों की, पेरेंट्स की, उसको तोड़ना है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन मैं लाइफ में स्टक फील करता हूँ। प्लीज आंसर दीजिएगा। अब स्टक फील करने वाला आंसर तो मैंने रिसेंटली आगे वाले सेक्शन में दिया था, तो अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, क्योंकि मैं इस जगह से निकला हूँ जहाँ पर अगर मेरे बिलीफ में भी ये बात आती है कि मैं भी कर्म पे बिलीव नहीं करता, यानी आई डोंट बिलीव इन कर्मा। रीजन उसका ये है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता हूँ। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब मैंने सीखा अब्राहम के पर्सपेक्टिव से, तो अब्राहम ने इस चीज को सिखाया कि जब आप थॉट्स को चेंज करते हो, आपकी फीलिंग्स चेंज होती है, उसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अब मेरी लाइफ में भी कई बार ऐसी चीजें हो रही थी जो मुझे लगता था कि शायद कर्मा है जिसकी वजह से ये चीजें रिलीज नहीं हो पा रही है, लेकिन अब्राहम के तरीके से जब मैं चीजों को फॉलो करता गया, फॉलो भी क्या करना, मैं मेडिटेशन ही करता था स्टार्टिंग में, अभी भी वही सबसे ज्यादा करता हूँ। तो देखते देखते वो रेजिस्टेंस रिलीज होती गई। यानी बेसिकली अब्राहम यही कहती हैं कि आपकी लाइफ में अगर कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं हो रही है तो उसका रीजन यही है कि उसमें रेजिस्टेंस है। आप उस रेजिस्टेंस को रिलीज करो, आप अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट करने लगोगे। और रेजिस्टेंस और अलाइनमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है तो आप इससे समझ सकते हो कि आपकी लाइफ में प्रेशर कितना बढ़ रहा है, आप कितना पहले से मुश्किल फील कर रहे हो, कितना परेशान हो रहे हो, कितना नेगेटिव फील कर रहे हो, कितना स्ट्रेस्ड हो रहे हो। सिंपल शब्दों में, आप वक्त के साथ साथ जितना भारीपन फील कर रहे हो अपने अंदर, आप उतना रेजिस्टेंस में बढ़ रहे हो। वक्त के साथ साथ आप जितना लाइट फील कर रहे हो, जितना रिलैक्स फील कर रहे हो, आप उतना अलाइनमेंट में आ रहे हो। तो बेसिकली आपको ये करना है कि आपको पहले से रिलैक्स होने पे फोकस करना है। अब आप जिस वाली जगह पे हो, आप एक परफेक्ट जगह पे हो। जस्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में ये होता है कि हमको क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, यहाँ पे फोकस होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, चाहे आपका बिलीफ कुछ भी हो, उस चीज से लड़िए मत। जस्ट मेडिटेशन को डेली कंटिन्यू रखिए और ये समझिए कि सभी पैटर्न्स को या सभी बिलीफ्स को चेंज करना जरूरी नहीं है। हर कोई आपका एक्सपीरियंस बनाते हैं। यानी आज जैसे कर्मा पे मैं बिलीव नहीं करता क्योंकि ये मेरा बिलीफ है। अब मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप भी मत करो, क्योंकि इसके पीछे का पर्सपेक्टिव ही बहुत अलग है। क्योंकि मैं सरेंडर वाले मोड में रहता हूँ, यानी मेरे लिए मेरी लाइफ को कंट्रोल भी नहीं बोलूंगा, एक तरीके से आप समझ लो सरेंडर
सरेंडर ही है जगन्नाथ जी के ऊपर। अब जगन्नाथ जी को मैं इतना मानता हूँ कि अब उनके हाथ में जब मेरी लाइफ है तो वो मुझसे कभी गलत नहीं होने देंगे। तो मेरे कर्मों को लेकर के मैं वैसे ही फ्री हूँ, तो मैं चाहूँ भी तो किसी का गलत ना कर पाऊँ, तो उस तरीके का वैसा हो जाता है माइंडसेट। तो इसके लिए मैं कर्मा पे बिलीव नहीं करता। अब ये बहुत शॉर्ट आंसर है, इसलिए रिकमेंडेशन नहीं होती है कि आप कर्मा पे बिलीव करो या ना करो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पर आपको ये करना है कि स्लो हो जाना है। कई बार आपको स्टक वाली एनर्जी में जब हम होते हैं ना, माइंड बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा होता है, थॉट्स बहुत ज्यादा फास्ट हो रहे होते हैं, तो उस जगह पे मेडिटेशन तो हमको रिलैक्स करता ही है, उसके अलावा हमको खुद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, अकेले बैठना चाहिए, थोड़ा अकेले रहना चाहिए। सोते समय भी हमको कुछ ऐसा सुनना चाहिए जो हमारे माइंड को रिलैक्स रखे, अच्छी फीलिंग दे, और मोर उससे भी ज्यादा कंसिस्टेंट। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे मेडिटेशन में, आने वाले टाइम में ये चीजें वैसे ही निकल जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट अगले 1-2 महीने में। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में मेरी सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, और फिर उसके बाद लाइफ ने बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी, आज भी वो अच्छी चल रही है। अब हो सकता है कि आपको वो चीज नेक्स्ट अगले हफ्ते में मिल जाए, या अगले 15-20 दिनों में मिल जाए, या 1 महीने में मिल जाए। तो इसलिए जस्ट माइंड पे इस चीज को मत रखिएगा कि 1 से 2 या 3 महीने ही लगेंगे, लेकिन ये है कि ये प्रोसेस में आप कंटिन्यू रहो तो जल्दी आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे। तो इसके अलावा और भी क्वेश्चंस थे, मनी को लेकर के ज्यादा क्वेश्चंस थे। बेसिकली जो आप अपनी लाइफ में इनकम चाहते हो, तो इनकम के लिए आप अपनी लाइफ में एक ही चीज कर सकते हो जो मैंने किया था मेरी लाइफ में। अब वो मैंने A to Z पूरा डिटेल में बताया था इस वाली वीडियो में। इस वीडियो को आप जा करके अभी देख सकते हो, इससे आपको मनी से रिलेटेड सारे आंसर्स मिल जाएंगे।